Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 64 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ क्या है, क्वेश्चन 64 क्या कहता है देख लेते हैं। यद्यपि संघात्मक संविधान लिखित और कठोर होता है, लेकिन परिस्थितिवश उसे विकसित होने के लिए विवश होना पड़ता है। कौन सा देश इसका उदाहरण है जो पहले तो इकाई सरकारों को मजबूत बनाई, लेकिन बाद में परिस्थितिवश इकाइयों की तुलना में केंद्र की शक्ति बढ़ती गई। तुलना के केंद्र की शक्ति बढ़ती गई यानी कि क्या वो फ्रांस था, भारत है, या ऑस्ट्रेलिया, या अफ्रीका? तो इसका अमेरिका। तो इसका आंसर है डी, अमेरिका। किस देश के संविधान में उस देश को राजमंडल कहा गया है, लेकिन वह एक संघ राज्य के रूप में है? कनाडा, चीन, स्विट्जरलैंड या अमेरिका? राजमंडल स्विट्जरलैंड को कहा गया है उसके संविधान में। आगे है 64, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं 65 का। स्विट्जरलैंड यूरोप के बीच में बसा एक देश है। 12वीं शताब्दी में हेम्सबर्ग साम्राज्य का उदय हुआ। बीच में बसे 3 स्वायत्त राज्यों उरी, स्वाइज और हेम्परवोल्डेन की सारी जनता ने कटिबद्ध होकर एक साथ हेम्सबर्ग साम्राज्य के आक्रमण का मुकाबला मरते दम करने की ठान ली और एक राज्य मंडल या परिसंघ की स्थापना सुरक्षा के लिए कर ली। हेम्सबर्ग आक्रमण लौट गया। तीनों राज्यों की मित्रता एक होकर आगे बढ़ती गई, लेकिन आज यह स्थिति यह है कि स्विट्जरलैंड राज्य मंडल नाम के लिए संविधान के पन्नों में सिमट गया और संघ राज्य संघीय प्रभुसत्ता बढ़ते हुए अब तो उत्तरोत्तर केंद्र की शक्तिशाली बना रही है। यानी अब केंद्रीय शक्तिशाली इसका बन रहा है। 66 पे देखते हैं, 66 में क्या दे रखा है। 66 के अंदर मार्क्सवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निम्नलिखित में से किस रूप में समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मार्क्सवाद किस रूप में समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा की असंभावी विजय की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्था के बीच शक्ति के लिए संघर्ष। 2 देशों या देशों के समूहों में जो शक्ति संतुलन बनाए रखने से नियंत्रित रखे जा सकते हैं के बीच शक्ति के लिए संघर्ष। देशों के बीच अन्योन्य क्रियाएं जो शांतिपूर्वक ढंग से अंतर्राष्ट्रीय विधि तथा व्यवस्थापन द्वारा की जा सकती है। या डी, देशों के बीच अन्योन्य क्रियाएं जो उन देशों के नेताओं द्वारा पथ प्रदर्शित तथा गठित की जाती है। तो 66 का है ए, यानी अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा की असंभावी विजय की आशा रखते हुए बुर्जुआ और साम्यवादी व्यवस्था के बीच शक्ति के लिए संघर्ष। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मार्क्सवादियों का मानना है कि पूंजीवाद के विस्तार के साथ विश्व प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र राज्यों में विभाजित नहीं रहेगी, लेकिन वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2 बड़े बड़े परस्पर विरोधी वर्गों बुर्जुआ और पूंजीपति में बढ़ जाएगी। इन दोनों का संघर्ष ही भावी विश्व का मुख्य संघर्ष होगा। इस संघर्ष में सर्वहारा वर्ग क्रांति करके पूंजीपतियों और पूंजीवादी व्यवस्था को धाराशाही कर देगी, उनका मानना था मार्क्सवादियों का। क्वेश्चन नंबर 67 में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस नवीन निर्भरता अधिक महत्व देती है?
अल्प विकास के प्रमुख कारण के रूप में अधिशेष प्राप्ति को, विकासशील देशों में भूमि खानों तथा मानव शक्ति द्वारा संपूरित होती हुई व्यापार के एकाधिकार को, या सी है प्राधान्य केंद्रों द्वारा पूंजी पर प्रधानता को, या डी बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश पर। तो क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नवीन निर्भरता अधिक महत्व देता है? आजकल की निर्भरता बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश पर होती है। तो इसका आंसर सीधी सी बात है, निगमों द्वारा निवेश आएगा, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश आएगा। तो इसमें देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। बहुराष्ट्रीय निगम नव उपनिवेशवाद या नवीन निर्भरता की रणनीति का जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चूँकि बहुराष्ट्रीय निगम के आगमन से विकासशील देशों को विदेशी पूंजी और उन्नत प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त होता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और बुनियादी ढांचे का विकास होता है। इसलिए यहाँ इन निगमों को आकर्षित करने के लिए होड़ मची रहती है। 68 पे देखते हैं, आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिल समस्याओं के समाधान हेतु निम्न बातों पर बल देती है। वे हैं राज्यों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार के नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए और परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए, या शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफना देना चाहिए, या उपयुक्त तीनों। तो इसका सा आंसर है 68 का डी, ये तीनों सही है। यानी आदर्शवाद दृष्टिकोण ये तीनों बातें मानते हैं। उनका मानना है कि राष्ट्रों को अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार में नैतिक सिद्धांतों पर चलना चाहिए, परंपरागत शक्ति राजनीति से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए, बी है, ये भी ठीक है। शक्ति राजनीति के प्रबल पोषक सर्वाधिकारवादी रहे हैं, अतः ऐसे दलों के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। विश्व सरकार की स्थापना करके शक्ति राजनीति को सदैव के लिए दफना देना चाहिए, ये आदर्शवादी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसका दर्शन यथार्थवादी दृष्टिकोण की आधारशिला है? हैलीफैक्स का, मैकियावेली का, जॉर्ज कैनन का, या हेनरी किसिंजर का? तो 69 का सीधा सा आंसर बी को जाता है, मैकियावेली को आधुनिक यथार्थवाद का दृष्टिकोण इन्हीं के आधार पर बना है। अब क्वेश्चन नंबर 70 पढ़ते हैं। मनुष्य शस्त्र, धन एवं रोटी युद्ध की शक्ति है, परंतु इन चारों में प्रथम दो अन्य आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एवं शस्त्र, धन एवं रोटी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु रोटी तथा धन मनुष्य एवं शस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते। किसका कथन है? जॉर्ज कैनन का, जॉर्ज हर्जर का, मैकियावेली का, या राइनॉल्ड नेवूर का? तो 70 का है सी, मैकियावेली। ये मैकियावेली का कहना था, मनुष्य और शस्त्र महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रवक्ता माना जाता है हैंस मॉर्गेनथाउ को, मैकियावेली को, डॉक्टर हेनरी किसिंजर को, या रोजनाल्ड को। जब भी 71 है तो उसका आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन के क्षेत्र में यथार्थवादी दृष्टिकोण का प्रवक्ता डॉक्टर हेनरी किसिंजर को कहा जाता है। यानी इसको थोड़ा सा पढ़ लेना कैसे लिखा है। अब देखते हैं 72 की तरफ। निर्णय सिद्धांतकार निम्नलिखित में से किस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं? किसी राज्य द्वारा यानी किसी राष्ट्र द्वारा लिए गए विदेश नीति के निर्णय पर, या घरेलू राजनीति का विदेश नीति के निर्णयों पर पड़ने वाले प्रभाव पर, या विशिष्ट निर्णयकर्ता पर जो राष्ट्र के नाम पर प्रतिनिधित्व और कार्य करते हैं, या चौथा है डी यानी वास्तविक
तथा वस्तुपरक परिवेश पर जो विदेश नीति के निर्णयों को प्रभावित करता है। तो 72 का जो आंसर है वो सी है कि निर्णय सिद्धांतकार अपना ध्यान केंद्रित करते हैं विशिष्ट निर्णयकर्ता पर जो राष्ट्र के नाम पर प्रतिनिधित्व और कार्य करते हैं। ये निर्णय सिद्धांतकार इन पे ध्यान केंद्रित करते हैं। क्यों करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। निर्णय सिद्धांतकार कार्यड्यूस ने अपने चर्चित कृति यानी क्या नाम है, कार्ल ड्यूस की एक पुस्तक का नाम है नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, कार्ल ड्यूस की एक पुस्तक का नाम क्या है, नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट। उसमें लिखा है, क्या तर्क दिया है इन्होंने, कि विभिन्न देशों के नीति निर्माता विश्व राजनीति के अंतर्गत लगातार बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने लिए उपयुक्त राज्य नीति का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए निर्णयकर्ता पर ध्यान दिया है निर्णय सिद्धांतकारों ने। प्रश्न नंबर 73 पे पहुंचते हैं। ये कुछ बातें लिखी हुई है। प्रत्यक्षण यानी परसेप्शन, कल्पना इमेजिनेशन, प्रत्याशा एक्सपेक्टेशन, सूचना अतिभार इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो जॉर्ज बर्टन द्वारा विवेचित उपर्युक्त कारकों में से कौन से निर्णय को निर्धारित करते हैं, निम्नलिखित में से चुनें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 तो दे नहीं रखा कहीं भी, हाँ, लेकिन कोई 2 ऑप्शन हो सकता है या फिर कोई 3 ऑप्शन हो सकता है। तो एक बार और पढ़ के देखते हैं इसको। तो इसमें प्रत्याशा परसेप्शन तो होता है, यानी कल्पना इमेजिनेशन, एक्सपेक्टेशन भी होता है, इन्फॉर्मेशन और ओवरलोड इन्फॉर्मेशन भी होता है। तो जॉर्ज बर्टन क्या है, निर्णय को निर्धारण, हाँ, निर्णय को निर्धारण कर सकती है। एक हटाना पड़ेगा तो कल्पना इसमें हम हटा सकते हैं, सीधा सा अर्थ है। कल्पना के बेस पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, अगर फैक्ट नहीं है आपके पास तो सिर्फ कल्पना के आधार पर नहीं कर सकते। परसेप्शन हो सकता है, एक्सपेक्टेशन हो सकता है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो सकता है, इसके आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु समन्वयवादी दृष्टिकोण का कहना है, क्या कहना है, समन्वयवादी दृष्टिकोण, याद रखना। समन्वयवादी दृष्टिकोण का क्या कहता है, ऑप्शन 4 दे रखे हैं। आदर्शवादी और यथार्थवादी के अतिवादी दृष्टिकोणों का परित्याग करते हुए दोनों के बीच का रास्ता अपनाना चाहिए, या यथार्थवादियों के निराशावाद और आदर्शवादियों के आशावाद के बीच समन्वय स्थापित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को देखना चाहिए। आदर्शवादी एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण का परित्याग कर स्वेच्छा से अध्ययन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, तो इसमें से समन्वयवादी दृष्टिकोण एक से ज़्यादा हो सकता है। तो क्या कहता है समन्वयवादी दृष्टिकोण, इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। पहला दूसरा समान है एक तरह से। यथार्थ व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समाजशास्त्री दृष्टिकोण से देखना चाहिए, ये भी ठीक है। आदर्शवादी यथार्थवादी दृष्टिकोण पर प्रत्याग नहीं, ये प्रत्याग नहीं कर सकते, यानी 1 2 3 ही ठीक है, यानी सी इसका आंसर होगा 74 का। अब आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए आदर्शवाद यथार्थवादी के त्रुटियों से बचने के लिए यथार्थवादी उदारवाद का दर्शन किसने दिया, यथार्थवादी उदारवाद का दर्शन किसने दिया। तो ये 75 हेली फैक्स ने दिया, जॉन हर्ज ने दिया, मार्टिन वाइट ने दिया, या E.H. कार ने दिया। 75 का भी है, जॉर्ज हर्ज ने दिया है, यथार्थवादी उदारवादी, जॉर्ज हर्ज, याद रखना। 76 पे पहुंचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण का आधार है भूगोल और मानवशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, इतिहास, कानून या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 76 का है सी, दर्शन, इतिहास और कानून, ये परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीति में। कितने ईस्वी में हेडले बुल ने वैज्ञानिक प्रणाली को चुनौती देते हुए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु परंपरागत को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया। परंपरागत को अपने अध्ययन का केंद्र 1965 में बना, 1966, 67, 68। ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन है। 77 का सी होगा, 1976 में बनाया था उन्होंने।
रोलिंग के मिश्रित उद्देश्य लेख मिक्स्ड मोटिव पैनल की संकल्पना में पूर्णतः कौन से दृष्टिकोण निहित हैं? रोलिंग एक व्यक्ति हैं कि उन्होंने एक मिश्रित खेल यानी मिक्स्ड मोटिव पैनल की संकल्पना में पूर्णतः कौन से दृष्टिकोण निहित है? उनमें दृष्टिकोण क्या था? राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक और सैद्धांतिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्री दृष्टिकोण, या डी सामरिक एवं सैनिक दृष्टिकोण? क्या है? तो 78 का है सी, मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण। निम्न में से कौन एक अभ्युपगम हैंस जे मॉर्गनथाउ द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है? यथार्थवादी सिद्धांत की मास्टर कुंजी हित की संकल्पना है जिसे शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रावधान करता है। शक्ति व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों का मन और क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। ये तो ठीक है। राष्ट्र अपने नागरिकों के अच्छे जीवन में अभिवृद्धि करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये भी ठीक है। यहाँ पर ये वाला गलत होगा बी, जो कि कहता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य प्रदान करता है। असल में उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अनार्की जैसे सिस्टम, अराजकता जैसे सिस्टम लागू है। तो 780 पे पहुँचते हैं। 80वें क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। 80वां क्वेश्चन कहता है, एक पैराग्राफ है, यानी ये पैराग्राफ किसने कहा है? इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, देखते हैं क्या है। परंपरावादी दृष्टिकोण के 2 मुख्य तत्व है, प्रणाली और विषय वस्तु। प्रणाली के मामले में परंपरावादी दृष्टिकोण इतिहास, विधिशास्त्र और दर्शन से सीखने और विवेक या निर्णय बुद्धि पर भरोसा करने को आवश्यक मानता है, और विषय वस्तु के मामले में वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बल प्रयोग की भूमिका और राजनय के महत्व जैसे व्यापक प्रश्नों को विचारणीय मानता है। ऐसा किसने कहा है? मार्टिन वाइट ने कहा, रेमा आरो ने कहा, डेविड वाइटल ने कहा, या एच कार्टर ने कहा? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सी, डेविड वाइट ने कहा है। व्यवहारवादी उपागम राजनीति विज्ञान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी सर्वत्र छाने लगा किस कालखंड में है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 2 दशक में, प्रथम विश्व युद्ध के बाद के 2 दशक में, शीत युद्ध के दौरान 2 दशकों में, 20वीं शताब्दी के प्रथम 2 दशकों में। तो इसका आंसर क्या है? 81 का ए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 2 दशकों में। विज्ञान अंतर्दृष्टि का स्थान नहीं ले सकता और प्रणाली विज्ञान का कठोर से पालन समझदारी का स्थान नहीं ले सकता। कल्पना शक्ति और कठोरता दोनों ही आवश्यक है, पर दोनों में से एक भी अकेले काफ़ी नहीं है। किसने लिखा है? माइकल हैस ने, हेडले बुल ने, या डेविड सिंगन ने, या डेविड ईस्टन ने? तो 82 का आंसर सी है, डेविड सिंगन ने लिखा है। क्या लिखा है? विज्ञान अंतर्दृष्टि का स्थान नहीं ले सकता और प्रणाली विज्ञान का कठोरता से पालन समझदारी का स्थान नहीं ले सकता। कल्पना शक्ति और कठोरता दोनों ही आवश्यक है, पर दोनों में से एक भी अकेले काफ़ी नहीं है, डेविड सिंगन का कहना था। अब आगे बढ़ते हैं, 83 की तरफ बढ़ते हैं। डेविड ईस्टन द्वारा राजनीति का व्यवहारवादी स्थिति पर किस कालखंड में शक्तिशाली आक्रमण किया गया? डेविड ईस्टन के द्वारा 1960 के दशक के समाप्ति के बाद, 1965 के दशक में, 1960 के दशक की समाप्ति के बाद, ये 2 बार चुका है, 1970 के दशक में। तो इसका आंसर क्या है? 83 का 83 का आंसर सी, 1960 के दशक की समाप्ति के बाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है।
कौन कौन सी मान्यताएं? निम्न में से कौन एक आधारभूत मान्यता नहीं है? यानी 4 में से 3 सही है और 1 गलत है यथार्थवादी के लिए। देखते हैं, राजनेता अपने राष्ट्रहितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। ठीक है, यथार्थवादी ऐसा ही कहते हैं। राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। ये भी ठीक है। एक मिनट, यथार्थवादी सिद्धांत में दूसरा क्या कहता है? राष्ट्रीय हितों के लक्ष्यों को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांत को ध्यान में रखते हैं। यथार्थवादी बी ऐसा नहीं कर सकते, यानी बी ही गलत है, क्योंकि यथार्थवादी नैतिक सिद्धांत पर भरोसा नहीं रखते हैं। आगे भी देख लेते हैं। फिर भी प्रत्येक राज्य का राष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है। ये भी ठीक है, ये तो है उनकी मान्यता यथार्थवादी। राज्य अपने हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करते हैं। ये भी ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा बी जो है वो गलत है। निम्न में से मार्टन काल्पलान के सामान्य प्रणाली उपागम के शक्ति संतुलन मॉडल का कार्य संचालन सिद्धांत नहीं है। तो मॉर्टन काल्पलान का सिद्धांत नहीं है, तो शक्ति संतुलन मॉडल प्रणाली का, वो देखते हैं कौन सा नहीं है। 4 में से 3 सही होगा, 1 नहीं होगा। तो 85 का देखते हैं कौन सा नहीं है। मतलब राष्ट्र किसी एक राष्ट्र अथवा राष्ट्रों के संगठन द्वारा प्रबल स्थिति हासिल करने का विरोध करते हैं। ठीक है। प्रत्येक राष्ट्र बिना युद्ध किए अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास करता है। ये भी ठीक है। एक परास्त राष्ट्र अव्यवस्था में पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं पाता। ये तो गलत है। और प्रत्येक राष्ट्र यहाँ तक कि युद्ध का जोखिम लेकर भी अपने राष्ट्रीय हितों की संरक्षित करता है। ये भी ठीक है, लेकिन ये सूटेबल नहीं लग रहा। अब देख लेते हैं 85 का एक्सप्लेनेशन भी। मार्टन काल्पलान का व्यवस्थावादी दृष्टिकोण 6 मॉडलों में से एक है। शक्ति संतुलन व्यवस्था इस मॉडल के 6 मूल नियमों में से 6वें के अनुसार किसी भी हारे हुए या कमज़ोर किए गए कार्यकर्ता को व्यवस्था में पुनः शामिल करना होता है। अब देख लेते हैं 86 का। मॉर्गनथाउ द्वारा लिखित अपनी पुस्तक क्या है? डायलेमाज ऑफ पॉलिटिक्स कितनी ईस्वी में प्रकाशित हुई? तो मॉर्गनथाउ की ये पुस्तक डायलेमा ऑफ द पॉलिटिक्स कब प्रकाशित हुई? वो वर्ष था डी 1958 में, 1958 में। विरोध एवं संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक शाश्वत तत्व के रूप में देखा जाता है। आदर्शवादी, यथार्थवादी, समन्वयवादी या परंपरावाद के द्वारा। तो 87 का सीधा सा आंसर जाता है बी, यथार्थवादी की तरफ। मॉर्गनथाउ केवल यथार्थवादी लेखक ही नहीं बल्कि पहले सिद्धांतकार हैं जिन्होंने यथार्थवादी सोच को मनोवैज्ञानिक ढंग से विकसित किया। उपर्युक्त उक्ति है महेंद्र कुमार की, स्टैनली हॉफमैन की, एच कार की या क्रिस की राइट की। 88 का देख लेते हैं, ए आएगा, महेंद्र कुमार की है। अब ये सूची है, इसमें मैचिंग करना है आपको, तो इसके पीछे उसका आंसर होगा 1 2 3 4। देख लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। संतुलन सिद्धांत किसका है? खेल सिद्धांत किसका है? और निर्णय परक सिद्धांत और संचार सिद्धांत। इसका आंसर क्या होगा? संतुलन सिद्धांत जॉर्ज लिस्का का है या किसका? देखते हैं क्या है। इसका आंसर है ए, यानी संतुलन सिद्धांत जॉर्ज लिस्का का हो गया। और खेल सिद्धांत जॉन मैन का है।
निर्णय परक सिद्धांत किसका है? इसके अनुसार निर्णय परक सिद्धांत रिचार्ड स्नाइडर का है और संचार सिद्धांत वीनर का है। आगे के वीडियो में अब आगे करेंगे। इस वीडियो के लिए थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।